तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ हार्डी इनवर्स लॉ प्रिंसिपल के बेस पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं और टाइम टू टाइम एएमटीए एनटीए वालों ने इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे हुए। ठीक है, तो बायनोमियल जो इक्वेशन है, ठीक है, बायनोमियल इक्वेशन वही है। ठीक है, जो पार्ट में कहते हैं a square plus 2ab plus b square equal to 1, राइट। ये एक्सपेंशन किसका होता है? ठीक है, a plus b होल स्क्वायर इसका, राइट। सी सर हमको मैथ्स से कुछ लेना देना नहीं है, इक्वेशन से हमको, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन सबको मालूम है, चाहे वो जिस भी साइड का हो, 9-10 तक तो कम से कम मैथ्स में अपन ये सब चीजें पढ़ते ही। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब मेंडल ने वर्क किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड के हिसाब से वर्क किया था, तो उन्होंने एलेक फ्रीक्वेंसी देखी थी। एलेक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है कि नेचर में कभी भी चेंज नहीं होती यदि रैंडम मीटिंग होती है, यानी प्लांट्स के बीच में अपन ले लें या एनिमल्स के बीच में रैंडम मीटिंग होती है, तो एलेक फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। नॉर्मल एरिया देखा जाए तो एलेक फ्रीक्वेंसी तब चेंज होगी जिसके 5 रीजन्स जो है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे डेटा सिलेक्शन नंबर फर्स्ट नंबर है, और दूसरा रिकॉम्बिनेशन, फिर म्यूटेशन, फिर जीन फ्लो और जेनेटिकल ड्रिफ्ट, राइट। इसकी वजह से किसी भी रीजन में एलेक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो नेचर में नॉर्मली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट दिस आर ऑलवेज काउंट आउट ऑफ 1 नॉर्मल। तो नॉर्मल क्वेश्चन करने वाली बात है, तो इसमें ज्यादा आपको लेके नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें। अब हम इसमें देख लेते हैं किसके आंसर, ये जो मेंडल ने जो वर्क किया था उसको हार्डी कन्वर्ट ने किस तरह से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो मेंडल ने जो बताया मोनोहाइब्रिड कांस्टेंट बहुत इजी मैनर में, ठीक है, वही चीज अपन लेके चलते हैं। जैसे नॉर्मल एक दे लेते हैं एल कैपिटल ए, फिर इसका स्मॉल ए, फिर इसका कैपिटल ए और इसका स्मॉल ए, फिर इसका जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, इतना सबको बनता है, इस टाइप से किया जाता है। अब यहाँ पे अपन चेंज देख रहे हैं, तो इस जगह पे अपन क्या करें, देखो कैपिटल ए ये वाला पार्ट यदि वही यानी ये अपन लेते हैं कौन सा है कैपिटल ए, इस जगह पे जाएगा स्मॉल ए, और यही जो है ये वाला पार्ट भी कैपिटल स्मॉल डिस्प्ले को होल स्क्वायर, राइट। अब इस जगह पे क्या आ गया कैपिटल ए होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट क्या हो गया 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, ये बन गया, और यहाँ पे क्या जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 1। तो इसको मैं पूरा फिर से वही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसके बेस पर यदि बायनोमियल इक्वेशंस को लिखा जाए तो वो कौन सा पार्ट आ रहा है, ठीक है, a प्लस a होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन कौन सा पार्ट होता है a स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल A स्मॉल a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी मान की चीज होगी। ठीक है, इसको लेकर के चलना। अब इसमें बताया है इन्होंने यानी कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग्स टू द जीनोटाइप कैपिटल कैपिटल। अब इसमें से इन्होंने बोला भाई 360 कौन से पार्ट में जाएगा, इधर का, राइट। कितना 360 हो गए कैपिटल कैपिटल। फिर इसके 480 वाला जो पार्ट जाएगा इधर पे जाएगा कैपिटल स्मॉल, उन्होंने बोल दिया 480 के मेथड में। ठीक है, और फिर इसके बाद टोटल वाला पार्ट, राइट, टोटल ये जो पार्ट है कितना है 360 हो गए, ये टोटल जो है कितना है 480 हो गए, और ये वाला टोटल कितना है 160 हो गया। ठीक है, हम इसमें रख लेते हैं। अब क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, कितना जाएगा 240, यहाँ कितना जाएगा 240, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 480। ठीक है, इस जगह पे आ गया अब 160। बट मैंने जो आप लोगों को बोला बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज काउंट आउट ऑफ 1, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा कितने में काउंट की जाएगी 1 में, आउट ऑफ 1 इसको काउंट किया जाता है। तो अब 1 में काउंट किया जाता है, मतलब हमने बोला कि 1000 में से 360 है कैपिटल ए, तो आउट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 0.36, है ना। तो आउट ऑफ 1 इसी तरह से हम पूरे के पूरे पार्ट के निकाल लेते हैं, इसका और इसका। ठीक है, आउट ऑफ 1000 में यदि 160 है तो कितना जाएगा, इसका आउट ऑफ 1 कितना जाएगा 0.16, है ना। तो इस जगह पे सारी चीजें उसी मेथड में लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ 1 फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी 0.36, 0.24, 0.24 और जगह 0.16। ओके, ये वाला पार्ट है। अब इसमें से देखो थोड़ा समझने वाली बात है, बहुत इजी मैनर में, कि हमको कोई आईआईटी लेवल पे क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आपको मैं कहना कि ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हो जाएगी, इसकी दोनों की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा, राइट। लाइक 25, 16, 36, राइट, 49, 64, 81 लाइक दैट इस मैनर में आने वाला। ठीक, आराम से आप ध्यान रखना, जो मैंने आपको बोला कोई ना कोई ये नंबर स्क्वायर में आता है।
ठीक है, कोई ना कोई जो भी नंबर स्क्वायर वाला पार्ट है उसको उठा करके इनमें वो कर रखना है, ठीक है, और उसका जो नंबर है यानी जो भी आएगा वो आप यहाँ रखेंगे। अब यहाँ देखो हमको मालूम है 36 तो इस जगह पे कौन सा पार्ट आ जाएगा, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6, इस जगह पे कितना है 0.6 है ना, और कैपिटल स्मॉल है इसका भी नंबर है रियल पार्ट इज ऑलवेज काउंट आउट ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, तो ये वाला कितना है 0.4, ये वाला पार्ट आएगा 0.4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 की मिनट में, अगर आप देखिए 0.4 तो कितना जाएगा 0.16, ठीक है, 0.6 तो कितना जाएगा 0.36 मिनट, इसको भी आप कैलकुलेट करके देखो आराम से सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है। तो इन्होंने बोला कैपिटल ए की पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पूछिए कैपिटल ए कितनी है 0.6, ये लगाना होगा, ठीक है। अब इसको इसी मेथड में दूसरा क्वेश्चन ये था 2014 के 2005 राइट, पहले भी पूछे गए फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन वही और वही इस क्वेश्चन में कवर हो गया। एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एल is 0.6 and that of a small a is a 0.4, what would be the frequency of the heterozygous in the random mating population at random mating population की बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पे कोई नहीं बोला राइट। तो random mating population में heterozygous की फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी भाई, ये वाला अपन देखें तो 0.24 दोनों को आपको प्लस करना है, ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखना है। देखो इसमें क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई है, यदि स्टूडेंट थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता उसने देखा अरे आंसर आ गया 0.24 तो भी ये भी बात कर सकता है, लेकिन नहीं इसका आंसर 0.24 नहीं होगा, दोनों को आपको प्लस करना है, इसका जो आंसर आ जाएगा दोनों को आप लेकर चलेंगे तो कितना आएगा 0.48 राइट। इस टाइप से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बहुत इजी मैंने इसी के अनुसार आप करके देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद ठीक है, तो ये तो चीज होगी एक ये पोर्शन, इसके दूसरे जो और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, लेकिन इसके पहले यानी लास्ट ईयर ठीक है 24 में सीबीएसई बोर्ड में सेट 3 का जो पेपर आया था वो सबसे अलग था, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा हूं जो कि हार्डी विनर प्रिंसिपल के बेस पर थे, इसी के बेस पर मैंने सब कुछ बनाया है। तो आप लोग का भी बोर्ड भी होने वाला है तो उसके अनुसार आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं अलग करता हूं, इसी में मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे दिए थे उन्होंने, काफी बढ़िया क्वेश्चन दिया है, जैसा कि आप लगभग उसका स्टैंडर्ड इस साल आप देख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देख लिया आपने फिजिक्स का पेपर का स्टैंडर्ड अभी देखा है, ठीक है, सब रो रहे थे, कितने स्टूडेंट तो रो रहे थे, टीचर भी रो रहे थे, हाँ दोनों चीजें चल रही थी, बोले आईआईटी लेवल के क्वेश्चन पता नहीं करके उठा के दे दिए, ये भी स्टैंडर्ड वही, इसके ऑब्जेक्टिव बड़े शानदार हैं। अब आप देखिए कि इसमें क्वेश्चंस का एक पार्ट हो गया है, वो जो अपने काम के लिए वही लेकर चलना जो मुझे बताना है, नहीं तो एक क्वेश्चन तो इतना बड़ा दिया पूरे एक पेज में एक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देन इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पार्ट हमारे लिए है, ठीक है। अब इसको लेकर के देखने चलते हैं, इसमें मैं आपको ये दो क्वेश्चन दो पार्ट से मिलकर बना है, एक पार्ट में आपको बता देना, एक आपको खुद करना, उसका हिंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपसे बन जाता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, यदि यानी कम से कम आप ये तो समझ में आया कि आपके पास आईक्यू लेवल तो आपका अच्छा है, या फिर तो आपने मेहनत नहीं करी है, ठीक है, और आईक्यू लेवल भी है और मेहनत भी करी तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक, ठीक है, lived in a desert with brown sand, study the drawing, ठीक है, given below, showing the change in the population from 1 to 2 over time and answer the question that follows, ठीक है। अब brown snakes and gray snakes are represented by the L capital small a, मतलब कैपिटल स्मॉल a डोमिनेंट रेशो से लेते हैं, राइट। अब मैं इसको एक काम करता हूं कि पहले नंबर पर इसको ब्राउन वाले पार्ट को पहले देते हैं, ऑन एन एवरेज ब्राउन ये बने होंगे ना, ये वाले पार्ट में ब्राउन, तो ब्राउन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हो गए ब्राउन। अब मैं ग्रे वाले पार्ट को ग्रुप कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको ऑन एन एवरेज जो लिया जाता है कि रेशियो वाइज वैल्यू को लेते हैं, ये हो गया 6:7 अकॉर्डिंग टू द मेंडल ने जैसा स्टैटिस्टिकल मैनर में लिया तो उसको रेशियो कितना रहेगा 1:1, तो 1:1 में यहाँ पॉपुलेशन प्रेजेंट है ब्राउन और ग्रे की। दूसरा नंबर अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, जो चेंज हुआ है उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आगे अब इस जगह पे आ गए अपने ब्राउन, और इसके अलावा दूसरा नंबर जो ग्रीन 1 2 and 3, तो ये पार्ट कितना बन गया केवल 3। वहीं फिर अपन फिर से मेंडल्स की स्टैटिस्टिकल मैनर में लेकर के चलते हैं, तो इसको अपन मान लेंगे कौन सा पार्ट, इसको मान लिया जाता है 9 और ये जाएगा 3:1, ये हो जाएगा 1:1 हो जाएगा 3:1। तो ये पॉपुलेशन
में चेंज आ गया, उसके एलिलिक फ्रीक्वेंसी में यहाँ चेंज आ गया। जिस एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो 1 बिट में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 3-1 में चेंज हो गई। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है फर्स्ट नंबर वाला पार्ट में, सेकंड नंबर वाला पार्ट में आपको पहले बता रहा हूं, इसको आप रीड करते हैं, ठीक है। नेम द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन दैट मस्ट हैव द ऑपरेटेड सो दैट पॉपुलेशन 2 इवॉल्व फ्रॉम द पॉपुलेशन 1। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस हो गई भाई जिसकी वजह से पॉपुलेशन 2 बन गई पॉपुलेशन 1 से। ये होता है बाय द प्रोसेस, द प्रोसेस इज नोन एज अ सिलेक्शन। बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस आपको नाम लिखना है, सिलेक्शन। और विच टाइप ऑफ सिलेक्शन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल। यदि आपको बस इतना लिखना है 3 नंबर का है, 1.5 नंबर इसमें, 1.5 नंबर इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शनल टाइप का बाय द प्रोसेस बाय सिलेक्शन, और विच टाइप ऑफ द सिलेक्शन, इट्स अ डायरेक्शनल टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो पहला डायरेक्शनल टाइप ऑफ सिलेक्शंस के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा बता दे रहा हूं, और लिखना तो अपना आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी इस मैनर में ली जाती है, मतलब इस जगह पे यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म नॉर्मल मैनर में, नॉर्मल मैनर में लेते हैं कि यहाँ पर कितना है, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल, राइट। इसके फिर 3 मैनर में जो कुछ भी चल रहा है ये। यदि इंटरमीडिएट पार्ट लगातार और बढ़ता जाता है नेचुरल सिलेक्शंस के बाद, और ये लगातार कम होते चले जाते हैं, मतलब ये यहाँ से कम हो और ये पार्ट यहाँ पे लगातार बढ़ता चल जाए, ये दोनों चीज कम है, तो इसको कहा जाता है स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा नंबर अब अपन ले लेते हैं, दूसरा ये एक तरफ से हट करके दूसरे साइड पूरा शिफ्ट हो जाए, मतलब इधर कम हो गया, इधर वाला पार्ट भी कम हो गया, स्मॉल ज्यादा बढ़, इसको कहा जाता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शनल का एग्जांपल, ठीक है। दोनों बंधन थे, फिर इसके बाद हो गया 3-1 हो गया, तो एक साइड स्पीशीज पूरी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है डायरेक्शनल का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, वो है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जांपल, ठीक है। और एक लास्ट जो होता है, यदि इसमें इवॉल्व प्रोसेस के हिसाब से अपन देख लेते हैं, ठीक है, कि सेंटर वाले पार्ट से दोनों अलग-अलग होकर के दोनों कॉर्नर के जो स्पीशीज हैं एलिल्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, तो इसको कहा जाता है डिसरप्टिव, राइट। तो डिसरप्टिव 3 टाइप्स ऑफ इसमें होता है। आप इस सिंपल जान के 2019 में भी इसका क्वेश्चन आया था, कौन सा, स्टेबलाइजिंग का, और उसमें बहुत अच्छा आता है। स्टेबलाइजिंग वाला जो पार्ट होता है कि इंटरमीडिएट पार्ट ही जो रहता है वो हमेशा नेचर हमेशा इंटरमीडिएट चीज को ही साइज और वेट को चूज करती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बेबी का जो बर्थ होता है वो ना बहुत ज्यादा वेट वाले बेबी होते हैं और ना बहुत कम वेट वाले बेबी होते हैं, इंटरमीडिएट वेट वाले होते हैं। तो जो ज्यादा वेट वाली है, जो कम वेट वाली है, इनके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, और जो इंटरमीडिएट वाला पार्ट है, मिडिल वाले होते हैं, इनके चांसेस क्या होते हैं, हमेशा ज्यादा होते हैं, और ज्यादा इसी रेंज में करीब आते हैं, राइट। इसी तरह से मुर्गी के अंडे जो होते हैं उनका साइज ना बहुत बड़ा हो जाएगा ना बहुत छोटा होगा, वो एक इंटरमीडिएट साइज ना नेचर ने उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये तो मुर्गी तो और बड़े अंडे दे सकती है, लेकिन आप ध्यान रखना बहुत छोटे दे सकती है, लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये पार्ट है कि इंटरमीडिएट साइज जो बनता है। तो 19 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हालांकि ये चीज जो ह्यूमन बेबी का वेट वाला पार्ट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया था, फिर भी 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला नंबर, मैंने आप लोग को ये वाला बता दिया। अब इसका एक हिंट दे देना, ठीक है, सुनिए और आप लोग करें, ठीक है, अपने। और जो मैंने बोला यदि ये बन जाता तो मतलब आपके पास दिमाग है और आप मेहनत करिए और आपका नीट में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। नहीं तो और मेहनत करिए। If the frequency of the recessive trait is 9% in population 1, ठीक है, work out the frequency of the homozygous dominant and heterozygous dominant snakes। जो मैंने बताया है बिल्कुल वही वर्क आप लोग को करना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, बस आपको मैं और हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद तो भाई हालांकि इतने में बन जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन्होंने क्या बोला। अब इतने बताने के बाद ना बने तो फिर तो राइट, ठीक है। तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। बस आपको बायो वाले स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जब भी मैथ्स करते हैं तो आपको डेसिमल जो पॉइंट आता है कब रखना है, कहाँ रखना है, बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। हाँ, अब रिसेसिव पॉपुलेशन कितना बोला इन्होंने, 9%, वो इस जगह आएगा, ठीक है, 9। और उन्होंने पूछा है कि आपको ये बताना है और इन दोनों का पार्ट इकट्ठे करके बताना है, राइट। मतलब डोमिनेंट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट स्नेक्स के बारे में उन्होंने पूछाई की, राइट। हेटेरोजाइगस के पार्ट दोनों को प्लस कर देना, भाई आंसर आपका ये और ये दोनों मिलकर के करना चाहिए, ठीक है। ये क्या करना है, आप लोग को करना है, ठीक है। और यदि नहीं बनता है तो फिर मुझे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू।